और अब सीधा देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नहीं, मेरिट के आधार पर हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप मौका मिलेगा। जब आपको 2017 के पहले की उन विसंगतियों से उभार करके एक स्वच्छ, पारदर्शी और ईमानदार पूर्ण व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है, तो फिर शासन भी आपसे एक अपेक्षा रखता है कि इसी ईमानदारी पूर्वक, उसी स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से अपने अपने कार्य क्षेत्र में अगर हर व्यक्ति कार्य करेगा तो उसके बेहतरीन परिणाम उत्तर प्रदेश के लिए आएंगे। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी और इसके परिणाम सामने आए हैं। प्रदेश वही, तंत्र वही, संसाधन वही, सब कुछ तो वही है, लेकिन प्रदेश की छवि बदली है। 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक धारणा थी, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक है, उत्तर प्रदेश में आने में लोग डरते थे, उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों में न्याय मिलना लोगों के लिए एक बहुत दूभर कार्य था, कठिन चुनौती थी। आज वही उत्तर प्रदेश कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। आज आपने देखा होगा कि कैसे एक एक व्यक्ति का चयन पारदर्शी तरीके से हो रहा है और हर व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप स्थान प्राप्त कर रहा है। उसको किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं, उसको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी भी नियुक्ति में, किसी भी पोस्टिंग में किसी भी व्यक्ति को लेन देन की कोई आवश्यकता नहीं। और जहां भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है, सरकार ने कठोर कार्रवाई उस मामले में की थी। इसलिए क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश की छवि को बदलना चाहते थे और 4.5 वर्ष के अंदर इस छवि को बदलने में हमें सफलता प्राप्त हुई, तो प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न सेवाओं में चयन, पारदर्शी तरीके से चयन के बाद सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, उसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक माहौल तैयार किया। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य स्थल है। प्रदेश वही है। 2016 तक देश के अंदर 36 राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 15वें 16वें स्थान पर आता था और आज अगर देश के अंदर किन्हीं 3 राज्यों में या किन्हीं 2 राज्यों में देश और दुनिया के किसी निवेशक को निवेश करना होगा तो उनमें से उत्तर प्रदेश भी एक आता है। प्रायोरिटी 3 ही होती है लोगों की, अक्सर पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की, लेकिन हम उन 2 स्थलों में हैं जहां पर देश और दुनिया का हर निवेशक अपना निवेश कर सकता है और उसको प्राथमिकता तय करनी होगी तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश को तय करेगा। आज उत्तर प्रदेश उस स्थिति में है। आजादी के समय जिस प्रदेश की आय राष्ट्रीय प्रतिभक्ति आय के बराबर थी, पिछड़ते पिछड़ते हम लोग 2016 तक कहां पहुंच गए थे। राष्ट्रीय यानी नेशनल एवरेज के 1/3 पर हम आ गए थे। 1/3 से भी कम उत्तर प्रदेश की प्रतिव्यक्ति आय रह गई थी। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हमने उत्तर प्रदेश की प्रतिव्यक्ति आय को बढ़ाने में इस दौरान सफलता प्राप्त की। जब सुरक्षा का वातावरण होता है, जब रोजगार और नौकरी की संभावनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, दोनों क्षेत्र में
नौकरी और रोजगार की इन संभावनाओं को जब आगे बढ़ाया जाता है तो उसका असर मार्केट पर भी पड़ता है, बाजार पर पड़ता है, प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है, विकास पर पड़ता है, और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मुझे प्रसन्नता है 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग दुगनी होने की ओर अग्रसर है, और हम लोग आज उत्तर प्रदेश को इस दिशा की ओर अग्रसर कर रहे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश न केवल अपने यानी देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, बल्कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पर आने के साथ साथ भारत सरकार की 44 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं में, जिनमें उत्तर प्रदेश का स्थान किसी में 27 में होता था, किसी में 36वें में होता था, किसी में 30 में होता था, किसी में 23वें पे होता था, यानी 15-16 से नीचे तो उत्तर प्रदेश कभी आता ही नहीं था। और सभी लोग कोसते थे कि अगर देश विकास नहीं कर रहा है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश दोषी है, लोग कोसते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश की ऐसी प्रमुख 44 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर। ये इसलिए हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जब उत्तर प्रदेश के अंदर सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए उस प्रकार का माहौल दिया गया, उसको ईमानदारी पूर्वक सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, उसने मेहनत की, उसने प्रयास आगे बढ़ाए, प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को, उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने में अपना दिन रात एक किया। आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2। उत्तर प्रदेश 4 वर्ष पहले जिस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था कही जाती थी, आज वो देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनी हुई है। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता, आज उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का और देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन बनकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये वो नया उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश से जनता की जो अपेक्षाएं थी, देश की जो अपेक्षाएं थी, उसको उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। हमारे सामने लक्ष्य है अगले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और ये केवल सरकार अकेले नहीं कर सकती, ये केवल मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं होगी, ये केवल सरकार इसके लिए अकेले सरकार आगे नहीं बढ़ा सकती, पूरे तंत्र को इसके साथ जुटना पड़ेगा। और जो मैंने पहले भी कहा, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं वो तहसील होती है। मैं आज भी जाता हूं, कहीं किसी जनपद में जाता हूं, मेरे सामने सबसे ज्यादा मामले आते हैं तहसील से संबंधित। और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्व परिषद को भी और राजस्व विभाग को भी, जिन्होंने प्रक्रिया को काफी सरलीकरण करने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। चाहे वह राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, या विरासत का, मैं स्वयं इस चीज को महसूस करता था। कितनी जटिल प्रक्रिया हुआ करती थी। अब विरासत में नाम दर्ज करने के लिए भी लोगों को इंतजार करना पड़ता था, चक्कर लगाने पड़ते थे, तहसील के चक्कर लगाने पड़ते थे। कानून को नायब तहसीलदार और एसडीएम तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति थक हार जाता था, और बहुत सारे लोग तो इस धरती से ही फिर चले जाते थे, फिर उसकी तीसरी पीढ़ी वही चक्कर लगाने लगती थी। लेकिन हम लोगों ने कहा एक स्पेशल अभियान चलाओ, एक स्पेशल अभियान चला, और अभियान का परिणाम क्या रहा? लगभग 13 लाख ऐसे मामले थे जिसको एक समय सीमा के अंदर विरासत के मामलों को दर्ज करवाने में राजस्व विभाग ने सफलता प्राप्त की। आप सोचिए ना, आखिर ये लोग भटक तो रहे होंगे। जब समय पे काम नहीं होता, लोगों के मन में अविश्वास पैदा होता है। यह अविश्वास भ्रष्टाचार को जन्म देता है,
और फिर यहीं से विवाद खड़े होते हैं। मेरा ये मानना है आज भी राजस्व से जुड़े हुए मामलों का समयबद्ध निस्तारण हो जाए तो गांव के और शहर के आधे से अधिक विवाद समाप्त हो जाएंगे। आधे से अधिक विवाद वैसे ही समाप्त हो जाएंगे और इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने गांव में आबादी की भूमि से संबंधित विवादों के निस्तारण करने के लिए घरौनी की व्यवस्था की और जहां पे जिसका घर है ड्रोन से उसकी मैपिंग करते हुए उस पर उस व्यक्ति को उसका राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने और उस व्यक्ति को उसका कब्जा देने, उसका परमानेंट कब्जा करने या उसके माध्यम से उस भूमि का वह बैंक से लोन ले सकता है, उसको गिरवी रख सकता है और अपना कारोबार आगे बढ़ा सकता है। इसकी ताकत दी है और आज उत्तर प्रदेश घरौनी के इस मामले में भी देश में नंबर 1 स्थान पर है। जिस तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुए हैं, ये बहुत यानी अलग अलग क्षेत्र में कुछ न कुछ नयापन करने का प्रयास हुआ है। आज 145 नवचयनित नायब तहसीलदार, जिनमें 110 को नियुक्ति पत्र आज यहां पर दिया जा रहा है। प्रदेश के अंदर हमारे पास जो सबसे ज्यादा संकट आते थे उस समय, इस वर्तमान में हम बहुत बड़े बड़े कार्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। हमारे 5 एक्सप्रेसवे वर्तमान में बन रहे हैं। 5 एक्सप्रेसवे, ये 5 एक्सप्रेसवे का मतलब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन जो बनेंगे, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। तो इसके लिए ये 5 हमारी, भाई कोई व्यक्ति अच्छा धावक तब बनेगा ना जब उसकी रीढ़ ठीक हो, वो स्वस्थ हो। उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से स्वस्थ और स्वावलंबी बनाने के लिए हम लोगों ने 5 अपनी एक्सप्रेसवे की परिकल्पना को साकार करना प्रारंभ किया है। तेजी से काम प्रारंभ हुआ है। मैं अक्सर जब भी इसकी समीक्षा करता था तो लोग हमसे कहते थे, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लेना हो तो लोग कहते हैं साहब नायब तहसीलदार हमारे पास कम है, नायब तहसीलदार दे देते हैं हमें तो हम लोग इस कार्य को और तेजी से आगे बढ़ा देते हैं। कोई भी कार्य कहीं भी हम देखते थे, हमें गंगा एक्सप्रेसवे में लैंड लेनी थी, मैंने समीक्षा की आज से लगभग 6 महीने पहले, क्या मामला है, क्यों इतने लेट चल रहा है। हर जनपद में शिकायत आती, साहब हमारे पास स्टाफ कम है। क्यों स्टाफ कम है? नायब तहसीलदार नहीं है। हमें शिफ्ट करने पड़ते थे, भाई ठीक है यहाँ पे ज़्यादा कार्य है, तब तक यहाँ के लिए कुछ लोगों को भेजो। हमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाना था, यही समस्या थी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनाना था तो यही समस्या थी। बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे बनाना था, वहां भी यही समस्या थी। बलिया के लिए लिंक एक्सप्रेसवे देना था, वहां के लिए भी वही समस्या थी। हमें अयोध्या का समग्र विकास के लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाई। एयरपोर्ट बनना है, एक नया टाउनशिप वहां तैयार होना है, अन्य वहां बहुत सारी चीजें तैयार होनी है। क्या समस्या आ रही है? नायब तहसीलदार नहीं है। आप सोच सकते हैं, अपनी अहमियत जान सकते हैं, यानी कितनी महत्वपूर्ण कड़ी है आपके विकास में। अगर नायब तहसीलदार नहीं है या नायब तहसीलदार होते हुए भी कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब विकास की प्रक्रिया को ठप कर देना, विकास को अवरुद्ध कर देना। नायब तहसीलदार नहीं है या कार्य नहीं कर रहा है तो गांव-गांव में झगड़े फसाद प्रारंभ हो जाएंगे, विवाद खड़े हो जाएंगे। राजस्व से संबंधित जितने विवाद होते हैं, मैं इस चीज को बहुत देख रहा हूं, ये जितने विवाद आते हैं 90% विवाद छोटे छोटे हैं। केवल करके आपस में पंचायत करके तहसील दिवस के अवसर पर उन मामलों को मौके पे जाकर के भौतिक रूप से वहां पर जाकर सर्वे करके और न्याय संगत कार्रवाई अगर हम कर दें तो बड़े विवाद होने से बच सकते हैं। और इसलिए ये सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और सुशासन और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में आपके इस कैडर की बहुत बड़ी भूमिका है। आज आप 110 नायब तहसीलदार प्रदेश को मिल रहे हैं और मैंने इसीलिए कहा कि देखो, इन लोगों के साथ मुझे संवाद बनाना है।
और संवाद इस बात को लेकर के कि जब उनकी चयन की प्रक्रिया और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है, तो सरकार भी उनसे अपेक्षा करती है कि वे भी इसी ईमानदारी से, इसी प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को समझते हुए और शासन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज यह चयन की प्रक्रिया के बाद नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम आपका यहां पर संपन्न हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अपने कार्यों के माध्यम से आम जनमानस के मन में एक नया विश्वास पैदा करेंगे। अलग अलग स्थानों पर ट्रेनिंग के बाद आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तहसील के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी, सरकार आपका सहयोग कानून व्यवस्था के लिए भी कभी कभी लेती है। अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भी लेती है। जैसे कोरोना महामारी के दौरान हम लोगों ने देखा, कोरोना महामारी के दौरान 24 करोड़ जनता के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना है। डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से घर घर राहत सामग्री पहुंचानी है या अन्य सहयोग उपलब्ध कराना है। हम अलग अलग विभाग के अधिकारियों को भी ड्यूटी लगाते थे तो भैया सब लोग जुटो, जिससे किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो। और आज हमें प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश की हर एक कर्मचारी ने, अधिकारी ने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया। कोरोना का एक मॉडल देश के अंदर खड़ा कर दिया कि कोरोना प्रबंधन कैसे होना है। यानी उत्तर प्रदेश कल या परसों तक हम लोग 11 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन दे चुके होंगे, कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध करा चुके होंगे। यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश वही है, लेकिन सोच बदली है, उसके बारे में लोगों की धारणा बदली है और उस धारणा को हम सबको सामूहिक रूप से मिलकर के बदलना होगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपके परिवार के सदस्यों को भी बधाई देता हूं। आप सभी लोग यहां पर चयनित हुए हैं। मैंने कुछ ही लोगों को यहां पे नियुक्ति पत्र दिया है, बाकी सभी लोगों को यहां पे नियुक्ति पत्र अभी प्राप्त होगा। आप सभी लोग अपना नियुक्ति पत्र लेकर के आगे की प्रक्रिया राजस्व परिषद के द्वारा और राजस्व विभाग के द्वारा जिस तरीके से आगे बढ़ेगी, आप सभी लोग उसका पालन करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस चयन की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पहले दिन से तय कर लीजिए कि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ मुझे कार्य करना है, तो आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। एक लंबी दूरी तय कर पाएंगे। पहले दिन से ही अगर आपके व्यवहार और आपकी कार्य पद्धति की शिकायत आने लग जाएगी, याद करना रास्ते में ही लुढ़क जाएंगे और उस प्रकार की स्थिति नहीं आनी चाहिए। पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति जितना संवेदनशील बन सको, जितना संवेदनशील बन सको, उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। मेरिट के आधार पर मामलों का निस्तारण जितनी तेजी के साथ कर सको, वह आपकी कार्य पद्धति में निरंतर निखार लाएगा। आप इस फील्ड में पारंगत होंगे और जो भी व्यक्ति पहले चरण में जितनी मेहनत कर लेगा, आने वाले समय में उतना उसको राहत होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि नायब तहसीलदार से तहसीलदार बनेंगे, तहसीलदार से एसडीएम बनेंगे, एसडीएम से फिर मजिस्ट्रेट बनेंगे, एडीएम बनेंगे और ये प्रक्रिया जैसे आगे बढ़ेगी वो बढ़ती जाएगी। आपके सामने ढेर सारे अवसर आएंगे आगे बढ़ने के और आपको तय करना है कि आप अपनी इस प्रक्रिया को कहां तक लेके जाना चाहते हैं। आप सबको मैं आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, आपको, आपके अभिभावकों को, आपके सभी संरक्षकों को, और विश्वास करता हूं कि आप सबका चयन उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों के लिए फलदायी हो, लाभदायी हो और आपका जीवन मंगलमय हो। आप अपनी पूरी स्फूर्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, अपनी पूरी प्रतिभा के साथ
उत्तर प्रदेश के नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने में भी योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। 110 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। कुछ को अभी मुख्यमंत्री ने नायब तहसीलदार का नियुक्ति पत्र दिया है और कहा है कि पहले दिन से ही ईमानदारी का रास्ता तय करें, उस पर आगे बढ़ें, आपके पास आगे बढ़ने के अपार अवसर हैं। ये बात अभी मुख्यमंत्री योगी ने कही है और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा आप संवेदनशील रहेंगे उतना पुण्य मिलेगा आपको और उतना आगे बढ़ने का रास्ता प्रखर होगा। जनता के प्रति जितना संवेदनशील रह सकते हैं उतना संवेदनशील रहें।